बन गई, इतनी बड़ी कि वो एक के बाद दूसरी सलीबी जंग का ऐलान करते गए। यहाँ उनको पहली बार टक्कर दी इमादुद्दीन जंगी। वो सल्जूक दौर में मूसल के हुक्मरान थे। जब सल्जूक को जवाल आया तो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली और फिर उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी ने सलीबियों का डटकर मुकाबला किया। यहाँ पहली सलीबी जंग में बैतुल मक़दस पर कब्जा तो हो गया, लेकिन इसके बाद सलीबियों को खतरा था नूरुद्दीन से। उन्हीं के खिलाफ दूसरी सलीबी जंग का ऐलान किया गया। सन 1147 से 1149 के दौरान जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोप के कई मुल्कों की फौजें जंगियों से लड़ी। कुछ छोटे मोटे शहर और किले फतह भी किए, लेकिन कोई बड़ी और खास कामयाबी नहीं ले पाए। दमिश्क का भी कई दिन तक मुहासरा किया, लेकिन शहर में दाखिल नहीं हो सके, नाकाम हुए और ये शहर भी नूरुद्दीन जंगी को मिल गया। इस कामयाबी के बाद नूरुद्दीन ने यूसुफ के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब को दमिश्क का हाकिम बना दिया। तब यूसुफ अपनी दीनी तालीम के साथ साथ तलवार, नेज़ेबाजी और घुड़सवारी सीख रहा था। बाप के अलावा जिसे यूसुफ की बहुत परवाह होती थी वो थे चचा असदुद्दीन शेर को। वो नूरुद्दीन जंगी की फौज में कमांडर थे और अच्छी तरह जानते थे कि बहादुर सिपाही कैसे बनता है। वो मुंतजर थे कि अपने भतीजे को मैदान जंग में तलवार चलाते अपनी आंखों से देखें, और वो वक्त बहुत जल्द आ ही गया। ये वो जमाना था जब मिस्र में फातमी हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एक ताकतवर वजीर खुद अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आया था। तब नूरुद्दीन जंगी ने असदुद्दीन को हुक्म दिया कि मिस्र जाएं और बगावत का खात्मा करें। अब चचा को भतीजे की जंगी सलाहियतें आजमाने का मौका मिल गया। उन्होंने यूसुफ को साथ लिया और फौज लिए मिस्र रवाना हो गए। यहाँ यूसुफ ने बहादुरी किए वो जौहर दिखाया कि खुद चचा को भी यकीन न आया। वो तो चचा को भी मशवरे देने लगा, बिल्कुल एक तजर्बाकार और मंजे हुए जर्नैल की तरह। और फिर दुनिया ने देखा कि चचा कहीं पीछे रह गया और भतीजा बहुत आगे निकल गया। अब मिस्र में किसी नाम का डंका बज रहा था तो वो यही था, यूसुफ बिन नजमुद्दीन अय्यूब। बल्कि उन्हें एक नया नाम भी मिला, नासिर यूसुफ, यानी फतह देने वाला यूसुफ। तब मिस्र के फातमी बादशाह ने यूसुफ को वजीर बना दिया, शायद इसलिए कि नौजवान लड़का है, ना तजर्बेकार है, इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं हो। लेकिन सितंबर 1171 में फातमी बादशाह अल आज़द का इंतकाल हो गया। फातमी सल्तनत का आखिरी चिराग बुझ गया और पूरे मिस्र पर अमलन यूसुफ का राज हो गया। जी हाँ, यूसुफ और मिस्र का ताल्लुक तो हमेशा से रहा, बहुत पुराने जमाने से। और 12वीं सदी के यूसुफ को नाम मिला सलाहुद्दीन अय्यूबी का। खुद कहते थे कि जब अल्लाह ने मिस्र अता किया तो मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे फलस्तीन भी अता करेगा। उस जमाने में हालात तेजी से बदल रहे थे, इसलिए नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को वापस दमिश्क आने का हुक्म दिया। लेकिन कोई बेवकूफी होता जो ऐसा करता। सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया। फिर वो वक्त भी आया कि जब नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि कुछ करता, तारीख ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया। वफात के बाद उनके 12 साल के बेटे को दमिश्क में नया सुल्तान बनाया गया और वही हुआ जो ऐसे मौकों पर होता है। वजीर और अमीर इख्तिदार अपने हाथों में लेने की साजिशें करने लगे। एक तरफ ये हालात और दूसरी तरफ सलीबियों का खतरा। हालात ये हो गए कि सलीबी लश्कर हज पर जाने वाले मुसलमानों के काफिले भी लूटने लगे। ये काम कर रहा था सलीबियों का जंगजू सरदार रेनॉल्ड। किसी मुसलमान हुक्मरान में हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। यहाँ एक खातून के फैसले ने तारीख का धारा पलटा। ये थी नूरुद्दीन जंगी की बेवा, जो अपनी आंखों से महल्लाती साजिशें देख रही थी। कुड़ती रहती थी कि इख्तिदार के पुजारियों ने किस तरह उनके कम उम्र बेटे को घेर लिया है। इसलिए वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक खत लिखती हैं और उनसे मुतालबा करती हैं कि वो दमिश्क पर कब्जा करें। खत जैसे ही मिलता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फौरन फैसला करता है और फिर कोई उनके सामने ठहर नहीं पाया। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और शाम के हुक्मरान थे और उनकी अब नजर थी बैतुल मक़दस पर। कौन है जो सलेबियों को यहां से निकालेगा, जो मुसलमानों को उनसे बचाएगा? कोई है तो सामने आए। सबसे पहले मैं उसे अपना बादशाह मानूंगा। वो वक्त आएगा जब मैं नूरुद्दीन जंगी का तैयार किया हुआ मिंबर मस्जिद अक्सा में अपने हाथों से रखूंगा। बैतुल मक़दस की आजादी नूरुद्दीन जंगी का नहीं, मेरे माँ बाप का भी ख्वाब है। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस ख्वाब को पूरा करने से नहीं रोक सकती। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज थे जो उन्होंने दमिश्क में एक इज्तिमा से कहे। लेकिन सलीबियों को हराना आसान नहीं था। इसके लिए एक बड़ी, मजबूत और मुत्तहिद ताकत की जरूरत थी। इसलिए सुल्तान ने सबको एक झंडे तले लाने का काम शुरू कर दिया। सन 1182 तक सिर्फ मिस्र और शाम ही नहीं, इराक और यमन भी अय्यूबी सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। कहा जाता है कि एक जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार पड़ गए, इतने शदीद बीमार कि बचने का कोई इम्कान नजर नहीं आता था।
تب انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر شفا ہوئی تو اپنی پوری قوت صلیبیوں کے خلاف لگائیں گے، کبھی کسی مسلمان سے جنگ نہیں کریں گے اور اپنا تمام تر خزانہ بیت المقدس کی فتح کے لیے لگا دیں گے، اور ہاں، رینالڈ کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان امن کا 4 سالہ معاہدہ تھا، لیکن رینالڈ اس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ حاجیوں کو لوٹنے کی شکایات مسلسل بڑھ رہی تھی۔ ایک جھوٹا، مکار اور دھوکے باز آدمی، اتنا ظالم کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹتے ہوئے عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کھاتا، اور اب تو اس کا حوصلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ مکہ اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگا، بلکہ اپنے حمایتی سرداروں اور فوجی کمانڈروں کو بلایا اور حجاز پر چڑھائی کا ارادہ لے کر نکلا۔ اعلانیہ دعوے کرتا جاتا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ نعوذ باللہ مسمار کر دوں گا، مدینے کو بھی برباد کرنے کی باتیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیوں سے بھی گریز نہ کرتا۔ صلاح الدین ایوبی کا ضبط جواب دے چکا تھا، بیماری سے صحت یاب ہوا، قسم پوری کرنے کا موقع بھی ملا،